हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जेस्ट। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी कल पिछले दिन हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के मूव करना, इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। वहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जाना। हम लोगों ने ये भी देखा कि ओम्स लॉ कैसे आता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि वही 100 डिग्री सेल्सियस, वो 10 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट इज डिपेंड अपॉन द डेल टी। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, F=Q1 Q2 G Q1 Q2 अपॉन R²। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है आप लोगों के साथ पार्ट 1 में। एंड टुडे मेरा जो आज का टॉपिक है, तो इसमें हम लोग उसी कड़ी से जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ तक पढ़ा था, उससे हम लोग आज थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत आगे जाएंगे एंड धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर से जानना है। ये चैप्टर बहुत वास्ट है, तो लंबी सेशन चलेगा आपका और हमारा, तो धीरे धीरे एक एक करके देखते जाओ सारा कुछ। मैं एक एक करके आप लोगों के साथ हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले अपना जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो सोशल हैंडल हैं हम लोगों के, उसको थोड़ा बहुत जान लो। ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है स्टडी जेस्ट एकेडमी। इसे जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं वहाँ पर। सिवाय ये सारे क्लास तो आपको ऐप में मिल ही रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये फेसबुक पेज है, इसे लाइक कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो, 1-to-1 क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए www.studygest.in को लॉगिन करो। ठीक है, चलो ये हम लोग का ऐप है। इस ऐप में जाओ, इसमें भी आपको बहुत सारे फ्री के कोर्स मिलेंगे। बहुत रेपुटेड टीचर्स वहाँ पे क्लास कराए हुए हैं, तो उसको भी जाके देखो एक बार। अच्छा लगे तो कोई भी कोर्स आप खरीद सकते हो अपने हिसाब से। कोर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी आप करो, वहाँ पे सारे चीज़ का कोर्स अवेलेबल है। जो भी अच्छा लगे उसको वहाँ से बाई कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ओम्स लॉ, कंटिन्यू करते हैं ओम्स लॉ को। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, देखो याद करो वो 10वीं सदी की बात, जब मैंने आपसे कहा था कि 3 केसेस हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत पिछले क्लास को रिमाइंड करा देता हूँ। 3 क्लासेस मैंने डिस्कस किया था, 3 केसेस मैंने लिया था। यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री। यहाँ पर डिफरेंस कितने की आ रहे हैं, 90 डिग्री की। यहाँ पर डिफरेंस आ रही है 40 डिग्री की। यहाँ पे डिफरेंस आ रही है 0 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा हीट की, ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मीडियम होगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है आपके लोगों के साथ। और यहाँ पर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही है। अब बात इसको इस तरह से पकड़ो भाई, देखो चाय की कप जब आप लेते हो तो लेते वक्त ही पी लेते हो क्या? ऐसा तो नहीं है ना। कुछ टाइम उसे छोड़ देते हो, देन उसे पीने लगते हो। क्यों लगता है ये टाइम क्यों छोड़ देते हो आप? क्या सपना आता है आप लोगों को कि कुछ देर की बाद पिएंगे? ऐसा तो नहीं है, बट इसके पीछे कोई रीजन है। वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हीट ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। ठीक है, हीट ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। इसी तरह से अगर आपकी चाय की कप है, उस चाय की कप में अगर आप चाय पी रहे हो, तो उससे अब चाय गर्म होकर आया आपके पास, उस चाय की जो टेम्परेचर, सराउंडिंग की जो एनवायरनमेंट है, उसकी टेम्परेचर, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो चाय की जो कप है, उससे टेम्परेचर धीरे धीरे आपकी सराउंडिंग में बहती चली जाएगी। जहां जहां उससे टेम्परेचर घटता जाएगा, आपकी चाय की कप धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा एंड देन आप पी लोगे उसे। ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान फैन चला देता है आपके लिए कि भाई चाय पीना है इसे थोड़ा बहुत ठंडा करके पिला दो। ऐसा तो नहीं है। तो बात मेरे कहने का मतलब यही है कि हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हमारे ओम्स चाचा जी ने क्या किया था? ओम्स चाचा ने ये कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि जैसे हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करते हैं। और ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल क्यों करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल कैसे करता है? ये पोटेंशियल क्या है भाई? वोल्टेज ही है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज तक ये ट्रांसफर करता है। और ये वोल्टेज की डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी ना, करंट उतनी ज्यादा फ्लो करेगी वहां से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 10 से आपको 100 से 10 जाना था, तो 90 की डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है भाई, डिफरेंस इतना ज्यादा है तो फ्लो भी उतनी ज्यादा होगी। सेम उसी तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो करंट भी फ्लो उतनी ज्यादा होगी। यही कहते हैं ओम्स चाचा जी ने। ठीक है, और इसको हम लोग डिड्यूस नहीं किए थे पिछले दिन, इतना तक मैंने तो आप लोगों को बोल दिया था। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिड्यूस नहीं करा था, इसको हम लोग आज डिड्यूस करेंगे। डिड्यूस कैसे करेंगे? ओम चाचा जी ने क्या कहा था? ओम चाचा जी ने ये कहा था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
v। अब आपको पता है कि हम जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और वहां पे इक्वल टू दे देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर भी सेम वो कांस्टेंट आ गया 1/r इंटू v। ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू IR, और यही है ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ स्टेट करके गए हैं। अगर आप R को यहाँ से डिड्यूस करना चाहो तो R को आप ऐसे लिख सकते हो V अपॉन I, और V क्या है मेरे भाई, V है वोल्ट, वोल्टेज ही तो मैं कह रहा था। ये V क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे भाई 5 से 3 माइनस करोगे 2 मिलेगा। कोई न्यूमेरिक से मिल रहा है ना, कोई रोमन वर्ड तो नहीं मिल रहा है आप लोगों को। वोल्ट से वोल्ट को मतलब वोल्टेज से वोल्टेज को काटोगे तो वोल्टेज ही मिलेगा भाई, है ना। तो V को वोल्ट, V को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, वोल्ट से डिनोट करेंगे। करंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एम्पियर से डिनोट कर सकते हैं या फिर कूलम पर सेकंड से डिनोट कर सकते हैं। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओम। उन्हीं के नाम से इसको हम कहते हैं ओम, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई आज की बात। तो इसे हम लोग ओम से डिनोट करते हैं एंड ये हम लोग की यूनिट हो गई। यही डिड्यूस मुझे करना था, तो पिछले दिन में टाइम बहुत ज़्यादा था नहीं हम लोग के पास, क्योंकि और भी क्लासेस हम लोगों को लेना पड़ता है मुझे, और मेरा और भी क्लासेस चलता है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं मेरे। तो इस तरह से मैंने वहाँ पिछले दिन डिड्यूस नहीं किया था, तो आज मैंने डिड्यूस करके दिखा दिया आपको। इस तरह से ओम को हम लोग डिड्यूस करते हैं। आर की यूनिट कैसे क्या है, ओम से। ठीक है, चलो आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिपेंडेंसीज ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा था आप लोगों से, याद करो 10वीं सदी की बात। क्या कहा था मैंने रेजिस्टेंस आप लोगों से, रेजिस्टेंस सर वो चीज है जो खेल में रुकावट पैदा करती है। कोई भी है चीज, कोई भी रास्ते में चल रहे हो, बम्पर है, रेजिस्टेंस ही है वो। सेम उसी तरह से कोई भी करंट, ये मान लो एक वायर है, ये मान लो एक वायर है। कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये एक वायर है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। इसके बीच में आने वाली कोई भी रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रुकावट आती क्यों है, पहले तो ये जान लो कि रुकावट आती क्यों है। अब ऐसा तो है ना कि कोई भी बॉडी, कोई भी कुछ चीज, ऐसा ये तो आप जानते हो ना कि कोई भी कुछ चीज दुनिया में आइडियल नहीं होता है। ठीक है, आप उससे जितने की डिमांड करोगे वो उतना फुलफिल आपको कभी नहीं देगा। ठीक है, इसके पीछे उसके ऊपर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होते हैं। हम लोग आएंगे अगले क्लास में, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे उसके ऊपर। बट एट द टाइम ये जान के रखो कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता। हम लोग जितने की डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं उससे कम ही आता है, उसके बराबर तो कभी नहीं आता, उससे ज़्यादा आने की तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वहीं पर रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रुकावट पैदा करना। ठीक है, अब ये रुकावट आता क्यों है, देखो जरा यहाँ पर देखो। मान लो कि ये एक रोड है और यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक है, उसे आप घसीट के लेके जा रहे हो वो एक बॉडी को, लेकिन इसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना तो रोड कुछ आपको ऐसे 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 दिखेगा। ठीक है, और जो बॉडी है ना यहाँ पर, वो बॉडी भी आपको कुछ इस तरह से ही दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो ये बॉडी की तरफ से क्या होता है, देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे ना तो वो पूरा सीधा नहीं रहेगा, उसमें कहीं बहुत कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, ये आंखों के मतलब आंखों से नहीं दिख पाते हो, लेकिन वहां से दिख जाएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखेगा। तो वो क्या है ना, एक ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट इसके साथ मिल रहे हैं, ये पॉइंट इसके साथ मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह से कोई भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहे हैं तो वो कहीं से मुड़ा हुआ है, कहीं से ऐसा है, कहीं से ऐसा है, कहीं से वैसा, ऐसा हो सकता है और होता भी है। ठीक है, कोई कुछ भी आइडियल नहीं होता दुनिया में। ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए रेजिस्टेंस की मतलब रेजिस्टेंस वहीं पैदा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आज हम लोग उसको देखेंगे, अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, रेजिस्टेंस इस तरह से फॉलो अप होता है एंड देन धीरे धीरे वो क्या करता है, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसे किस तरह से लेना चाहें। ठीक है, रेजिस्टेंस को अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो मान लो कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसको मैं मिटा दूं, कर्सिव राइटिंग जैसा हो गया क्या भाई। ये एक वायर है, इस वायर से ये तार जितना लंबा होगा, ये तार जितना लंबा होगा, जितना लंबा होगा ये तार, उसमें उतने ज्यादा लूपहोल्स होने आने की चांसेस है ना। मान लो कोई तार है 2 मीटर का, मान लो कोई एक तार है 10 मीटर का। अगर ये 2 मीटर आइडियल नहीं है तो 10 मीटर भी आइडियल नहीं है।
राइट। अगर आइडियल नहीं है तो दोनों आइडियल नहीं है ना। तो अगर 2 मीटर में अगर 100 ऐसे लूप होल्स आने की चांसेस हैं तो 10 मीटर में इससे ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है ना भाई कि अगर दोनों आइडियल नहीं है तो इसमें अगर चांसेस 10 लूप होल आने की है तो उसमें तो इससे ज़्यादा आने की चांसेस होगा। यही लॉ है, यही आना चाहिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लूप होल होंगी रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of the wire, that is length of the wire। L क्या है भाई? L है length of the wire। L क्या है? length of the wire। ठीक है, L है length of the wire। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लंबी तार होगी उसकी रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस भी उससे उतना ही होगा उसमें। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये है कि जितना वो बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना ये बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा। अब मान के चलो कि इस तार को, ये मान लो एक तार है, ये तार है एक, और इस तार को मैंने कुछ इस तरह से खींच दिया। अगर आप तार को खींच के बड़ा कर दोगे, इस तार को अगर आप खींच के बड़ा कर दोगे तो ये तार की लेंथ तो बढ़ जाएगी, बट उसके साथ ही लेंथ जैसे बढ़ेगा ये जो सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया घट जाएगा। मतलब पहले अगर उसकी रेडियस 2 हुआ करती थी, अब उसकी रेडियस 1 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार हाफ ही होना है, बट इतना तो तय है ना कि आप कोई भी चीज, इसको अगर आप इतना करके रखे हो, ये साइज इसकी आइडियल है, इसको मैंने ऐसे करके अगर खींचना शुरू करा तो ये दोनों तरफ से, दोनों साइड से, दोनों मुंह से उसका जो लेंथ है, जो डायमीटर है उसका, वो थोड़ा सा घट जाएगा ना। वो अगर घट रहा है तो क्या घट रहा है? उसका कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। इतना समझ के चलो कि सरफेस एरिया, उसका एरिया जो है वो घट रहा है। अगर उसकी एरिया घट रही है तो रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा घट जाएगा। रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? एक बात को समझो। ये मान लो एक दरवाजा है, इस दरवाजे से पहले 100 बच्चे क्रॉस कर सकते थे आराम से। 100 बच्चे पहले यहां से आराम से क्रॉस कर सकते थे। अब मैंने क्या किया, इस दरवाजे का एक मुंह बंद कर दिया। एक मुंह मैंने इस दरवाजे का, दो पल्ले का दरवाजा था, मैंने एक को बंद करके रख दिया। ये बंद है मेरा, ये मेरा बंद है। अब सिर्फ यहीं से जाना पड़ेगा और वही 100 बच्चे जाएंगे। तो वो 100 बच्चे आराम से जाएंगे कि उसे मुश्किल आएगा उसके लिए? जाहिर सी बात है ना, उसके लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि पहले जितना स्पेस था अब उतना स्पेस है नहीं। दैट मीन्स रेजिस्टेंस, पहले जिस आसानी से करंट फ्लो करता था, रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट डालना। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है उसमें रुकावट आती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब सरफेस एरिया में कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे कि पहले 2 दरवाजे थे, मैं खोल देता था, आराम से 100 बच्चे वहां से गुजर जाते थे। बट अब मैंने क्या करा कि एक दरवाजा सील कर दिया, एक ही दरवाजा वहां पे खोला। तो अगर दरवाजे की साइज आधा हो गया है, 100 बच्चे अभी और जाएंगे तो उसमें उसे दिक्कत तो होगी कि नहीं? जैसे ये घटा, दरवाजे की साइज जैसे घटा, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया। दैट मीन्स पहले उसे जितना स्पेस मिलता था अब उसे उतना स्पेस नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, बात को समझे? तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा घटेगा, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ मुझे। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, सरफेस एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट लेंथ से ऐसा नहीं है, लेंथ से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 2 माना, इस इक्वेशन को अगर मैंने 1 माना, तो क्या मैं 1 और 2 को कंबाइन करके लिख सकता हूँ क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A? लिख सकता हूँ कि नहीं, मुझे ये बता दो पहले। लिख सकता हूँ ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए मुझे कुछ चीजें यहाँ पे डालना पड़ता है जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, और ये कोफिशिएंट यहाँ पर है रो। ठीक है, यही रो है रेजिस्टिविटी, और इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यही रो को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी हम कैसे निकालते हैं? देखो जरा यहाँ पर रेजिस्टिविटी को हम कैसे निकालते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RA/L। बात समझ में आया? RA/L।
ठीक है। तो यही है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी है द कांस्टेंट, वो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जो कांस्टेंट की यूज होती है वही है रेजिस्टिविटी। हम इसमें बाद में और भी आएंगे इस टॉपिक के, मतलब इस रेजिस्टिविटी के ऊपर और भी आएंगे, बट एट द टाइम भी ये जान के रखो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वेयर द चार्ज फ्लोज। ठीक है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, एंड उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट लाना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम लोग रो कहते हैं, वही रो को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, चलो आते हैं अगले पॉइंट पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? देखो डिफरेंस क्या है, इतना समझ के रखो कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस डिपेंड किससे करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, आपने अभी देखा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, ठीक है, डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। ठीक है, वहीं अगर मैं रेजिस्टिविटी की देखूं तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ना भाई, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी अगर कांस्टेंट है तो उसे लेंथ और सरफेस एरिया से क्या फायदा, मतलब उसे देखना नहीं है ना। मतलब ऐसे पकड़ के चलो कि ये प्लास्टिक की मटेरियल है, इसके नीचे से पीछे से क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, ये कांस्टेंट के लिए क्या है? कांस्टेंट के लिए ये अगर ये दोनों, मैं पेन ड्राइव लेता हूँ, ये पेन ड्राइव और ये दोनों प्लास्टिक से बना है, अगर इस दोनों का मटेरियल एक ही है तो इसका कोफिशिएंट भी एक ही होगा ना भाई, क्योंकि इसके नीचे से कितना करंट जा रहा है, इसकी मोटाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इससे कांस्टेंट का क्या लेना देना। कांस्टेंट तो मटेरियल से डिपेंड करता है, राइट। तो कांस्टेंट अगर मटेरियल से डिपेंड करता है तो उसके लिए ये लेंथ से डिपेंड नहीं करेगा, उसके लिए वो लेंथ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसके लिए भी जो है इसके लिए भी वही है, मटेरियल से डिपेंड करता है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी लेंथ चौड़ाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो लेंथ पे ये इंडिपेंडेंट है, सरफेस एरिया से भी ये इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड अगर करता है तो किससे करता है? डिपेंड ओनली अपॉन द मटेरियल फ्रॉम विच इट इज मेड अपॉन, राइट, द मटेरियल विथ विच इट इज मेड अपॉन, ये डिपेंड करता है सिर्फ इसी पर, मटेरियल विथ विच इट इज मेड अपॉन। क्लियर? क्लियर है? चलो, यह है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इससे ज्यादा जानने की जरूरत एट द टाइम बिंग नहीं है, जैसे जैसे जरूरत होगा हम लोग वैसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस में, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलो ये देखने से पहले एक इक्वेशन पे ध्यान दो। एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? गला बहुत दुख रहा है भाई, कोरोना मत समझ लेना, कोरोना नहीं है। पानी पी रहा हूं। ठीक है, एक इक्वेशन पे आते हैं, एक इक्वेशन को देखो। इक्वेशन ये है आर टी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये इक्वेशन पे ध्यान दो। ये इक्वेशन क्या है? 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि ये फाइनल रेजिस्टेंस, ये क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। R0 क्या है? R0 है इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? कोफिशिएंट। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसे हम अल्फा को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में बाद में आएंगे, पहले इस इक्वेशन को समझो। जब टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर आएगा, कुछ भी चेंज रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है ये मुझे इसी इक्वेशन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से हमें सारा कुछ पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये सारा कुछ मुझे यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब कैसे पता चलने वाला है। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, आर टी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है,
इक्वेशन को मैं फिर से लिख लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस 20 ओम का है एंड 1 प्लस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 की है, ठीक है। तो ये मैंने अल्फा लिख लिया यहाँ पर, ये 10 है, ठीक है। RT इक्वल्स टू 10 है। अब देखो ये टेम्परेचर बढ़ाने से अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज। दैट इज मैं ये कह सकता हूं कि RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अगर अल्फा बढ़ेगा RT भी बढ़ेगा, अगर अल्फा घटेगा RT भी घटेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ये अल्फा को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। इसे एक बार में ना हो सके भाई तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, कोई पाबंदी नहीं है। एक बार में ना हो सके 2 से 3 बार देखो तो आराम से समझ जाओगे कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताने की कोशिश कुछ बस इस इक्वेशन को याद रखो, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T, मतलब डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और RT क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस। अब फाइनल रेजिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर उसकी अल्फा में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो RT भी इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अल्फा की वैल्यू घटती है तो टेम्परेचर उसकी डिक्रीज करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, बात समझ में आया। चलो अब आते हैं आज की टॉपिक की, मतलब आज के दिन का ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। कंडक्टर, इंसुलेटर, करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। चलो इसको बहुत ध्यान से देखो, इससे क्या होता है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसको ऐसे समझ के चलो कि ये आपके लिए मतलब 1 लाइनर 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, इससे आ सकते हैं, इससे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, या आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझ लो। कंडक्टर क्या है भाई, मैंने क्या बताया था आपको, कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं सर जहां पर इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करते हैं। क्या बताया सर, वो याद करो, वो स्केल और स्टील की स्केल और प्लास्टिक वाली स्केल की बात। प्लास्टिक वाली स्केल से कागज चिपक रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पे स्टैटिक हो रहे थे। करंट स्टैटिक क्यों हो रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा था। करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था तुम्हारे सर से जो थर्मल पावर जो तुम्हारे सर में लगा हुआ है उससे जो करंट तुम जनरेट कर रहे थे उससे घस के, तो वो करंट फ्लो नहीं कर पा रहा था, राइट। वो करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो स्टैटिक रह जाएगा। अगर स्टैटिक रहेगा तो कागज को चिपक रहा है, कागज उससे जाके चिपक रहा है। इन द सेम वे अगर वो स्टील की स्केल होगी तो वहां पे करंट क्या है, वहां पे करंट फ्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब करंट उसको लेके, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट को लेके फ्लो कर रहा है, तो वो स्टैटिक नहीं है, मोशन में है, तो वो कागज को चिपक नहीं रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, जो करंट को फ्लो कराने में मदद करते हैं, तो वो आराम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट इंसुलेटर में क्या है ना, वहां पे स्टैटिक हो जाते हैं, तो वो करंट को फ्लो करने नहीं देते। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे जाएगा। अरे भाई घर से नहीं निकलोगे तो बाहर कैसे आओगे, घर से निकलना जरूरी है ना। अगर तुम्हारे दरवाजे तुम्हें खोलने नहीं आते तो तुम इंसुलेटर हो, अगर तुम्हारे दरवाजे खोलने आते हैं तो तुम कंडक्टर हो। बात में समझ में आ गया। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की डिफरेंस यही है। कंडक्टर में क्या होता है, करंट इजीली फ्लो कर लेता है। इंसुलेटर में क्या है, करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाता, ठीक। तो इंसुलेटर की एग्जांपल क्या हो सकती है, इंसुलेटर की एग्जांपल हो सकती है रबर, इंसुलेटर की एग्जांपल हो सकती है ग्लास, इंसुलेटर की एग्जांपल हो सकती है वुड। बट कंडक्टर की एग्जांपल क्या होगी, कंडक्टर की एग्जांपल हो जाएगी सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, बहुत सारा कुछ हो सकता है। आप अपने दिमाग को घुमाना है, एक दिन पूरा दिन भर घुमाना है, आपको 100 से ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं तो 100 फिर भी कम बोल दिया, ठीक है। चलो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब वो चीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हों, इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में सुविधा देते हैं, मतलब फ्लो करने में वो विश्वास रखते हैं करंट को फ्लो कराने में, वो कंडक्टर कहते हैं। और जो इंसुलेटर है वो करंट को फ्लो कराने में विश्वास नहीं रखते, वो जो मेरा है वो मेरा है, एंड वो जो मेरा है वो तेरा है में विश्वास रखने वाला कंडक्टर, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है उसको विश्वास रखने वाला इंसुलेटर, ठीक है। चलो ये हो गई कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की डिफरेंस। और क्या है नहीं है,
करंट डेंसिटी। अच्छा एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो मैं सारा कुछ यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, इसके रिलेटेड नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड नोट्स आप लोगों को ऐप में मिल जाएंगे, आप कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, सारा कुछ का नोट्स यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो अब करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है उसको पहले समझो कि डेंसिटी क्या है। अगर मैं बोलूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब ये टोटल एरिया, मान लो कि मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव की पॉपुलेशन मान लो कि 10 है, मान लो कि 10 है, और ये गांव की जो टोटल एरिया है वो मान लो 1 किलोमीटर है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालोगे आप, ये कितनी पॉपुलेशन इस इतने एरिया में रहते हैं, इसी से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हो ना। ठीक उसी तरह से करंट डेंसिटी भी वही है। इस मतलब बेसिक डेफिनेशन को लेके चलोगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट डेंसिटी मतलब, करंट डेंसिटी को हम लोग ऐसे देखते हैं कि यूनिट स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया से कितनी करंट पास कर रही है, वही है करंट डेंसिटी। दैट इज फ्लो ऑफ करंट, इसे मैं अगर ऐसे लिखूं, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर, पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर और मीटर, ठीक है, पर यूनिट स्क्वायर मीटर और किलोमीटर, जो भी लिखो आप, पर यूनिट मीटर और स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट को हम देखते हैं ऐसे, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं जे से, और इसे हम कैसे लिखेंगे भाई, क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे हम डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, क्यों आई से डिनोट करते हैं करंट को, ठीक है। और कितने में जा रहा है, वो एरिया में जा रहा है, तो इसे मैं ए लिख देता हूं। अच्छा आई की यूनिट क्या हो गई, आई की यूनिट हो गई एम्पियर, आई की यूनिट हो गई एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया है ना मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई उसकी एरिया, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट को हम लोग कैसे देखेंगे ना, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर मीटर हम लोग चेक करेंगे, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, एंड ये क्या होता है हम लोग के लिए, आई अपॉन ए। आई क्या है, फ्लो ऑफ करंट, ए क्या है, स्क्वायर मीटर एरिया। इसे हम करंट को कैसे डिनोट करते हैं, एम्पियर से, और एरिया को मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं व्हाट इज कॉन्डक्टेंस। कॉन्डक्टेंस क्या है, मैं अगर मोटे तौर से बोलूं तो कॉन्डक्टेंस इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कॉन्डक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जी से डिनोट करते हैं, जी से 1/r, ठीक है। कॉन्डक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही कॉन्डक्टेंस है, ठीक है। और आपको पता ही है रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, एंड कॉन्डक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, मैंने वहां पे बताया था आपको, रो एल अपॉन ए, ये मैंने वहां पे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसे लिखते हैं कुछ ऐसे 1/ρ, ठीक है। इसे हम लिखते हैं 1/ρ, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी को डिनोट करते हैं, ठीक। चलो तो ये थी कुछ मोटे तौर से आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने 2-3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। क्या क्या देखे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ओम्स लॉ को हमने थोड़ा बहुत डिड्यूस करा, वहाँ से डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये क्या है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच की डिफरेंस क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसीलिए फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने देखा कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर कैसे होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंघी वाला ये एग्जांपल याद रखना। करंट डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन वाली डेंसिटी याद कर लेना कि ये छोटा सा गांव है मेरा, ये 1 किलोमीटर की एरिया है, रेडियस है,
1 मीटर का एरिया है, इसमें अगर 10 आदमी रह रहे हैं तो मेरे के गांव की पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या है। ठीक इसी तरह से फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर मीटर कैसे निकालोगे, उस तरह से इसको निकाल सकते हो। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड वो क्या है 1/ρ। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने अगले क्लास पर, जहां पर हम लोग क्या क्या देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस को जोड़ना सीरीज में, पैरेलल में, ये सारा कुछ क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ईएमएफ देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का देखेंगे, ये सारा कुछ अभी बाकी है, तो ये सारा कुछ मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा।